इतना ज़्यादा पैसा आज बीजेपी के पास आ गया है इस मुल्क की जनता को लूट कर, तो किसी भी एमपी को, एमएलए को, मंत्री को खरीद के करोड़ों रुपए की ऑफर। राज्यसभा के चुनाव के वक्त गुजरात में हसीना भैया बहुत दुखी है मोदी के काम से। बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। आरएसएस और भाजपा के लोग जो आज हमारे सर के ऊपर बैठे, अंबानी है, उनकी सेवा के लिए खिलाफ बोलता है, उनको चुन चुन करके या तो उनके ऊपर फिजिकल केस, दाभोलकर जी, पानसरे जी, उनकी तैयारी है मोदी और अमित शाह। तो आपको और हमको छोड़ो, आरएसएस और बीजेपी की जो टॉप की लीडरशिप है ना, उसको भी नहीं। कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। Well, we all know what we are subjected to. We are subjected to fascism. And the RSS and the BJP people who have taken over all the organs of the state are most desperate to permanently destroy our social fabric, to the entire nation and to the Indian Constitution. RSS और भाजपा के लोग जो आज हमारे सर के ऊपर बैठे हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भाजपा के खिलाफ गोलबंद होना पड़ेगा। ली करे ना और कहे कि इंडिया डिमांड्स एम्प्लॉयमेंट, भारत को रोजगार चाहिए। सारे विपक्षी दल मिलकर लड़े ना पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ। पूरे मुल्क को ख़त्म करने के लिए बेचैन है, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे बड़ा खतरा तो क्या हो सकता है? सर, इज देयर एनी एडवांटेज दलित मुस्लिम वेर यू सेज ऑफ 32% or 12%? What will be the future of the country? सी देखिए, एक बात बहुत साफ है, मामला केवल दलित या मुसलमान का नहीं, किसान और मजदूर का भी है, महिला और बेरोजगार का भी है, छोटे व्यापारी और जो भी बिजनेस कम्युनिटीज़ है उनका भी है। ये सारे लोग आज इस मुल्क में विक्टिम है। वो चंद पूंजीपति जो मोदी जी के करीबी है, उनको छोड़कर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज विक्टिमाइज्ड। तो केवल दलित और मुस्लिम नहीं, किसान है, मजदूर है, महिलाएं है, छात्र है, नौजवान, बेरोजगार, इन सबको एक साथ आना पड़ेगा। सर, सीए एनआरसी के बाद अभी फार्म बिल, जिसको ज़बरदस्ती करके लागू करने की जो कोशिश की है सरकार ने, तो क्या हो? बेसिकली ये लोग पूंजी की सेवा के लिए सत्ता पर आए थे। तो बड़े जो पूंजीपति है, अडानी है, अंबानी है, उनकी सेवा के लिए मोदी जी काम पे लग गए और उसी का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, ये किसान में जाके सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, लाखों की तादाद में किसान 2 महीने से बैठा है। हमारी सरकार को कोई परवाह नहीं है। क्यों? परवाह उनको अडानी और अंबानी की। तो मंदिर और मस्जिद के नाम पे समाज को बांट दो, फिर पर्दे के पीछे अडानी और अंबानी की सेवा करो। यही मोदी जी का विकास मॉडल है। सर, संसद में भी अगर कोई बात करते हैं तो उनको भी दूसरे अंदाज से एंटी नेशनल हो, अपोजिशन में बैठकर भी वो सवाल नहीं कर सकते। हाँ, अभी मैं जब भी ये सिंगू बॉर्डर पे गया था तो वहाँ पर एक पंजाब से आए थे एक्स आर्मी मैन, वो बता रहे थे मैं 24 साल फौज में काम किया हूँ, हमारे यहाँ हर चौथे पाँचवें घर पे परमवीर चक्र है, लोग शहादत दिए, बलिदान दिए, फिर भी हमको बोल रहे हैं टेररिस्ट, एंटी नेशनल, खालिस्तानी। तो आरएसएस और बीजेपी का यही एक एजेंडा है, यही एक प्रोपेगेंडा है कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ खड़ी होती है उसको डिस्क्रेडिट कर दो, बोल दो पाकिस्तान चले जाओ, नक्सलवादी है, आतंकवादी है, एंटी नेशनल है। लेकिन धीरे धीरे मुल्क को समझ आ रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, प्रोफेसर हो, इंटेलेक्चुअल हो, एकेडमिशियन, जो भी सत्ता के खिलाफ बोलता है उनको चुन चुन करके या तो उनके ऊपर फिजिकल हमला करो, गौरी लंकेश, दाभोलकर जी, पानसरे जी, उनकी तरह या तो उनकी हत्या करो या उनको जेलों में डाल दो। यही सरकार का रवैया रहा है। सर, शेड्यूल रिसेंटली आप 4 दिन पहले रामदास अतवाले को आपने सलाह दी है कि पीएम को अमित शाह को कहें कि, और जजेस को भी कहें कि आपका जो एक्ट है SC ST का, नहीं, उनको हमने सलाह दी हो ना दी हो, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अठावले साहब अभी मोदी जी की गोद में बैठे हैं, वहीं पे खेलेंगे। उनसे उनके जो वोटर्स हैं ना, उनके लिए भी कुछ नहीं हो पाएगा। सर, दूसरी सब ये भी बता रहे थे कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं अतवाले साहब। अच्छा, ये तो गजब कारनामा हो गया। ये तो यही बात होगी कि
ठीक है, मैं कुछ बिलो द बेल्ट उनको भी मारना नहीं चाहता, हिट नहीं करना चाहता, बड़ी बचकानी बात है। वो अपने आप को सपोर्ट कर लेना, वो काफ़ी है। सर अभी जो ट्वीट के बारे में हिंदुस्तान के खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन जो, तो बहुत सारों ने जो रेहाना की ट्वीट के बाद फेवर में आए सरकार के। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट। जब आपके मुल्क में 25-30 साल के दौरान 3,40,000 किसान सुसाइड किए, इतना ज़बरदस्त मजदूरों का शोषण, इतना उत्पीड़न है दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ का, इतने अत्याचार होते हैं बहन बेटियों के ऊपर, किसी भी मामले में क्रिकेट की टीम बोलती नहीं है। अब दूसरे कंट्रीज़ के कुछ प्रगतिशील लोग भारत की जनता के हित में, भारत के किसानों के हित में अपना समर्थन दिए, उस समर्थन के खिलाफ ये सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, ये तो हद है, बेशर्मी की हद है। सर एथलेटिक को स्पीक आउट करके ये बात कहना और जैसे कि पॉलिटिकल इशू लेवल पर उनका जोड़ना कैसा है? मतलब एक खिलाड़ी है जो पूरी हिंदुस्तान के लिए खेलता है और यहाँ पर जो पॉलिटिकल इशू पर उन्होंने मिक्सअप कर दिया है। नहीं, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से क्रिकेटर है, आपका एक राजनीतिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन सवाल है कि आप किसके खिलाफ खड़े हैं और किसके साथ खड़े हैं। ये सारे क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ जिस प्रकार का ट्वीट किए, उसका ये मतलब है कि किसानों के खिलाफ खड़े हैं और मोदी के साथ खड़े हैं। सर क्या लगता है आपको, सरकार के पास आपका क्या रवैया है कि इस कानून को? नहीं, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से किसान अभी तक मोर्चा छोड़े नहीं है और उनके दिलों में जो आग है और जिस मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है किसान मोदी का घमंड उतार के रहेंगे। सर जैसे CAA NRC में शाहीन बाग में जो कारनामा चला 100 दिन के ऊपर, अभी तकरीबन ये इनका भी 2 महीने के ऊपर हो गया है, तो क्या सरकार इन प्रोटेस्ट करने के बाद क्या कोई, जैसा कि उसके बाद दिल्ली का जो रायट्स हुआ, देखिए मोदी जी अहंकार और घमंड का प्रतीक बन चुके हैं, वो किसी को सुनना नहीं चाहते। यहाँ तक कि RSS और BJP के अंदर भी एक लॉबी ऐसी है जो सफोकेशन महसूस कर रही है, जिनको घुटन महसूस हो रही है। तो तभी थे हम कहते थे कि ये जो दोनों खिलाड़ी हैं मोदी और अमित शाह, वो आपको और हमको छोड़ो, RSS और BJP की जो टॉप की लीडरशिप है ना, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को भाजपा के खिलाफ गोलबंद होना पड़ेगा। एक भी पॉलिटिकल पार्टी अभी उस पोजीशन में इस वक्त पे नहीं है कि केवल अपने बलबूते पे बीजेपी को हराए। ठीक है, तो जहां पर भी जितने भी विपक्षी दल हैं उन सबको साथ में आना पड़ेगा, और केवल आप 32 पे लड़ोगे तो मैं 35 पे लड़ूंगा, उसके लिए नहीं, जनता के सवाल को लेकर साथ में आना पड़ेगा। सारे विपक्षी दल मिलके 5,000 लोगों का रैली करें ना और कहे कि इंडिया डिमांड्स एम्प्लॉयमेंट, भारत को रोजगार चाहिए। सारे विपक्षी दल मिलकर लड़े ना पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ। सारे विपक्षी दल मिलकर लड़े ना इन किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़ और महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। केवल सीट शेयरिंग के लिए लड़ना, केवल सीटों के एडजस्टमेंट के लिए साथ आना, ये कोई साथ आना नहीं हुआ। अब तक यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल का जो सिचुएशन है, हाल है, बहुत सारे लोग तृणमूल के जो है बीजेपी में चले जा रहे हैं, तो क्या वहाँ बेसिकली ऐसा है कि बीजेपी के पास सारा पूंजीपति वर्ग है और उन्हीं पूंजीपति वर्ग की सेवा में बीजेपी लगी रहती है। तो सत्ता से पैसा, पैसे से दोबारा सत्ता, तो इतना ज़्यादा पैसा आज बीजेपी के पास आ गया है इस मुल्क की जनता को लूट कर कि किसी भी MP को, MLA को, मंत्री को खरीद ले रहे हैं। करोड़ों के करोड़ों रुपयों की ऑफर राज्यसभा के चुनाव के वक्त गुजरात में हमको भी की थी। तब हम सवाल यही उठा रहे थे, इतना अनाप शनाप पैसा मेरे प्यारे राम के भक्तों तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा है। तभी तो किसी ने कहा है कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से, बोले ये तो सारे पैसे खा गए मेरे पति के नाम से। सर ईवीएम को क्या करेंगे? ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? फांसीवाद का दुनिया भर में ये चरित्र रहा है कि सारी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टोर्ट करे। तो मैं 19,000 वोट के मार्जिन से जब गुजरात में 2017 का विधानसभा का चुनाव जीता, तब चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा था कि मैं तो जीता हुआ। लोग जब हारते तो हार का ठीकरा EVM पर फोड़ते हैं। मैं जीता हुआ कैंडिडेट ये कह रहा हूँ कि यदि मुझे EVM
और बैलेट पेपर में कोई पसंद करना है तो मैं बैलेट पेपर को पसंद करूँगा। तो ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा, आपको हमको एक एक गली में एक एक मोहल्ले में जाके जनता से डायलॉग करना पड़ेगा, उनके सवालों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ेगा और उनको जागरूक भी करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि संविधान क्या है, संविधान के मूल्य क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, क्यों शहीद आजम भगत सिंह बलिदान दिए, क्या था बाबा साहब अम्बेडकर का सपना। तो ये सारे विचार हैं जो NTRSS है अपने आप में, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। ये आइडिया ऑफ इंडिया हमें जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा।